जानेंगे, लिख लिया जाए। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस और द्रव सतहों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। उसे क्या कहेंगे? उसे सरफेस केमिस्ट्री, उसे सरफेस केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री का। अब ठोस द्रव की बात आएगा, ठोस और द्रव की दो चीजें की बात आएगी यहाँ, ठोस और द्रव। इसमें सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अधिशोषण किसको कहते हैं। अधिशोषण क्या पढ़ेंगे? अधिशोषण, 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 एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं? अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन। देखो, एक आता है शब्द अवशोषण जिसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, और एक शब्द है अधिशोषण। दोनों में कुछ फर्क है। तो अधिशोषण अभी पढ़ने जा रहे हैं। अधिशोषण किसको कहते हैं? अधिशोषण ये जो होता है सरफेस फिनोमिना है। ये क्या है? सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना मतलब सतही प्रक्रिया होती है। कैसा है? सतही प्रक्रिया होती है, सतही प्रक्रिया होती है, सतही प्रक्रिया होती है। इसका मतलब, सतही प्रक्रिया का मतलब क्या है? जैसे कार लेके जा रहे हो, यहाँ से डेहरी गया, डेहरी गाड़ी खड़ी हुई तो देखेगा कोई उसके ऊपर क्या है? डस्ट बैठ गया। तो सतही प्रक्रिया है कि नहीं? क्या उसके अंदर घुस जाता है? हम लोग जैसे चल रहे हैं, धूल गड्ढा पड़ेगा तो क्या है? ये अधिशोषण है। क्या है? अधिशोषण है। आप कोई लड़की लिपस्टिक लगा रही हो, वो भी क्या है? अधिशोषण है। क्योंकि सतही प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि उसको ओट के अंदर चला गया, वो भी एक सतही प्रक्रिया है। लिपस्टिक लगाना, लिप केयर लगा रहे हो, इम क्रीम जो लगाते हैं सब, वो सब क्या है? सतही प्रक्रिया। समझ गया ना? तो ये क्या है? सरफेस फिनोमिना बोलते हैं इसको। तो ये मान लो कोई ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ के ऊपर में जो भी ये चिपक जाता है, ये देखो जो चिपक गया ना, ये कोई ठोस पदार्थ है और इस पर कोई आकर के चिपक गया, तो इसको हम कहेंगे सरफेस फिनोमिना, सतही प्रक्रिया होता है। ठीक है, वो सतही प्रक्रिया होगा। अनेकों उदाहरण है यहाँ पर, अधिशोषण के अनेकों उदाहरण है। ये बल्क फिनोमिना नहीं होता है, लेकिन यही जब एक शब्द आता है अवशोषण, जब ये शब्द आएगा अवशोषण, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन की बात जहां पर आती है, एब्जॉर्प्शन की जहां पर बात आती है तो उसको कहा जाता है बल्क फिनोमिना। उसको क्या कहते हैं? बल्क फिनोमिना। फिनोमिना, बल्क फिनोमिना मतलब पूरे अंदर तक की प्रक्रिया होगी, अंतः क्रिया प्रक्रिया होती है ये। बल्क मतलब, बल्क फिनोमिना मतलब अंतः प्रक्रिया होती है ये, अंतः प्रक्रिया होती है मतलब अंदर तक। मान लो तुम खाना खा रहे हो, पचा रहे हो, जो तुम खाना खाए और पचाए उसको क्या कहते हैं? बल्क फिनोमिना कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? बल्क फिनोमिना। देख रहे हो पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तब तुमको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या है? अवशोषण है। तो भोजन पचना क्या है? अवशोषण है, अवशोषण। अब देखा होगा ये रसगुल्ला बना तो देखा होगा कि चीनी की जो चाशनी होती है वो अंदर तक जाती है, वो अंदर तक जाएगी ना, तब ना पूरे तरह से मीठा लगेगा, नहीं तो ऊपर वाला लगेगा, अंदर वाला वैसी की वैसी रह जाएगा। तो वो बल्क फिनोमिना हुआ। गुलाब जामुन हुआ, क्या है? वो अंदर तक अंतः क्रिया होती है, एकदम अंतः प्रक्रिया होती है उसके अंदर, तो पूरे चीनी की चाशनी अंदर तक पूरा भीग जाता है, तो वो क्या हुआ? अंतः प्रक्रिया होती है, बल्क फिनोमिना होता है। अब ये समझो कि अतिशोषण होने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया होगी, कुछ तो प्रक्रिया होगी, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप से होता है। क्या ये अपने आप होगा? एब्जॉर्प्शन अपने आप होता है? यह स्वतः प्रक्रिया होगी ना। पहला पढ़ा कि यह स्वतः प्रक्रिया होता है, दूसरा क्या है? स्वतः प्रक्रिया होती है, स्वतः प्रक्रिया होती है, स्वतः प्रक्रिया, स्वतः प्रक्रिया होगी, अपने आप से होगा। स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रक्रिया है। तीसरी बात क्या होगा? जब कोई भी स्वतः प्रक्रिया होता है तो तीसरी बात आपको याद रखना है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? डेल्टा जी मतलब गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा जो होना चाहिए वो क्या होगा? निगेटिव होगा। गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा किसको कहते हैं? कोई भी अभिक्रिया को होने के लिए, स्वतः होने के लिए गिब्स ऊर्जा का मान, मतलब जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहा जाता है गिब्स ऊर्जा। मतलब इंटरेक्शन करता है, मान लो धूल करता तो यहाँ बढ़ती है, लेकिन अभी चिपक रहा होगा, धीरे धीरे चिपक रहा होगा, उसके लिए कोई तो प्रक्रिया होगा, कोई तो एनर्जी का काम कर रहा होगा जो कि चिपकेगा। तो जो एनर्जी चाहिए उसको, उसी को बोलते हैं गिब्स ऊर्जा, और ये होना चाहिए निगेटिव में। इसका मतलब क्या हुआ कि सतही प्रक्रिया के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी तो निगेटिव है। बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी तो निगेटिव है ये। तो ये बहुत कम ऊर्जा रहेगा तब जाकर के ये एडजॉर्प्शन होगा, मतलब अधिशोषण होगा। बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगा तब जाके अवशोषण होता है। तो पहला ये सतही प्रक्रिया है और ये स्वतः प्रक्रिया होती है, और स्वतः प्रक्रिया होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। चौथी बात आप याद रखेंगे कि एंट्रोपी जो होता है, डेल्टा एस जो होता है वो निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एस क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। एंट्रोपी, इसको बोलते हैं एंट्रोपी ऊर्जा, एंट्रोपी, एंट्रोपी निगेटिव होना चाहिए, एंट्रोपी निगेटिव होना चाहिए। जब एंट्रोपी निगेटिव होगा
तभी ये डेल्टा जी निगेटिव होता है। अब एंथैल्पी की बात आई। एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार देखा जाए तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस होता है। ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो ये देखो कि ये निगेटिव हुआ, ये क्या हुआ? निगेटिव हुआ। ये क्या हुआ? निगेटिव हुआ। ये क्या हुआ? निगेटिव। ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के लिए ई पॉजिटिव हो गया ऑल ओवर, तो इसका मान क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब ये निगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव हो गया, मान लो ये 5 प्लस में हो, और हमको अब ऑल ओवर माइनस लाना है, क्योंकि डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। अभी ऑल ओवर 5 प्लस में आ गया, तो डेल्टा एच का मान कितना होना चाहिए? डेल्टा एच का मान यदि -6 लिखेंगे तभी तो ऑल ओवर निगेटिव आएगा डेल्टा जी का वैल्यू। तो अब सोचो कि डेल्टा एच जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत कम। डेल्टा एच क्या होना चाहिए? बहुत कम। अब बहुत कम का मतलब, बहुत कम का मतलब क्या होगा? डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? निगेटिव। और डेल्टा एच निगेटिव होता है तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब इसको होना चाहिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो पहला पॉइंट हुआ कि ये सरफेस सतही प्रक्रिया होती है या स्वतः प्रक्रिया होती है। डेल्टा जी निगेटिव होता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है, डेल्टा एच का मान बहुत कम होगा, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होना चाहिए, तब जाकर के इसको कहेंगे अधिशोषण। और ये सब जो प्रक्रिया समझाई गई वो ऊष्मागतिकी के अनुसार होगा। ऑल ओवर डेल्टा एच निगेटिव होगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो इसका मान ऑटोमेटिक कम होना पड़ेगा। यदि कोई पदार्थ ऊष्माक्षेपी करता है, कोई अभिक्रिया में अपनी ऊर्जा को मतलब ताप को देता है, ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा देता है, ऊष्मा को रिलीज करता है, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका मतलब है कि कोई भी तुम सरफेस पर, मान लो इस पर तुम क्या लगा मेकअप कर रहे हो, तो मेकअप कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा? यहां से एनर्जी निकलेगा बाहर, एनर्जी निकलेगा। तो कोई भी मेकअप होता है तो ये ठंडा महसूस होता है। क्या कोई सेंट मारते हो तो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब क्या हो? यहाँ से एनर्जी निकल करके बाहर गया, जो टेम्परेचर था शरीर का वो टेम्परेचर आपको बाहर गया, इसलिए ये ऑल ओवर देखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो कोई भी क्रीम जो होता है वो लगाने पर आपको थोड़ा ठंडक महसूस होती है, इसका मतलब वो एनर्जी को बाहर रिलीज करता है, और बाहर रिलीज करने के बाद ये डेल्टा एच निगेटिव हो जाता है, और जहां पर डेल्टा एच निगेटिव होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और जहां पर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा, वो ऊष्माशोषी होगा। यहाँ पर सब विपरीत हो जाएगा, यहाँ अवशोषण होने के लिए ये सारा चीज विपरीत हो जाएगा। तो अनेकों उदाहरण है अधिशोषण के, और इसको समझाया किसके द्वारा गया? ये इसी समीकरण के द्वारा। ये समीकरण जिसको समझ में आ गया वो क्लियर कर लिया। डेल्टा जी निगेटिव, ऑल ओवर निगेटिव हुआ, डेल्टा एस निगेटिव हुआ, निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया ऑल ओवर, तो इसका मान बहुत कम होना पड़ेगा, बहुत कम मान होगा तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ से पूरी तरह से आपको निकल गया। थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार भी ये पता चल गया कि अधिशोषण क्या है। उदाहरण क्या क्या होंगे? उदाहरण बताओ, उदाहरण क्या क्या होगा? उदाहरण अधिशोषण के उदाहरण, अधिशोषण के उदाहरण, अधिशोषण के उदाहरण क्या होंगे? पहला कार पर धूल पड़ना, धूल पड़ना।
और बोलो दूसरा। और ओंठ पर लिपस्टिक लगाना। लिपस्टिक लगाना। तीसरा क्या? तीसरा क्या? चेहरे पर क्रीम लगाना। क्रीम आइसक्रीम क्रीम लगाना चेहरे पर। शरीर पर सेंट मारना। शरीर पर फूल पड़ना। फूल पड़ना। ठीक है, सेंट मारना। ठीक है, तो शरीर पर धूल पड़ना, ये सारी के सारी ये सब क्या है? अधिशोषण के उदाहरण। अधिशोषण के उदाहरण। अधिशोषण के उदाहरण। अब अधिशोषण के प्रकार कितने होते हैं? अधिशोषण के प्रकार कितने होते हैं? मेनली जो होता है, देखो अधिशोषण में और भी चीजें समझो थोड़ा। अधिशोषण, मान लो इस पर ये एक पदार्थ है अंदर में और एक पदार्थ है यहाँ। दोनों पदार्थ का नाम अलग अलग होगा। एक जाकर के दूसरे पदार्थ पर चिपक गया है तो इसको कहेंगे अधिशोषण। इसको क्या कहेंगे? अधिशोषण। चिपक गया ना, अधिशोषण। और इसको कहेंगे अधिशोष्य। अधिशोष्य। अधिशोष्य मतलब कोई भी पदार्थ, जिस पदार्थ पर, जब कोई पदार्थ जो है किसी पदार्थ पर चिपक जाता है उसको कहते हैं अधिशोषण ना। आज जिस पदार्थ पर चिपकता है उसको कहते हैं अधिशोषण, मतलब अधिशोषण करने वाला। मान लो कार पर धूल पड़ा तो कार क्या होगा? अधिशोष्य। धूल क्या पड़ा? धूल उस पर चिपक गया जाके तो वो हो गया अधिशोषक। जो जाकर के चिपकेगा उसको कहेंगे अधिशोषक। तो लिपस्टिक क्या हो गया? अधिशोषक। और क्या हो गया? अधिशोष्य। ये हो गया कंप्लीट। तो अधिशोषक हो गया और ये अधिशोष्य हो गया। ये दो चीज। तो अधिशोषण के अब देखें प्रकार तो क्या हो गया? ये दोनों के बीच में एक बल लग रहा होगा, कोई ना कोई तो बल लग रहा होगा, तभी तो एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तो बहुत कमजोर बल लग रहा होगा। देख रहे हो कि धूल को हाथ से ऐसे कर दो, खत्म। एक बार ऐसे हुआ, लिपस्टिक खत्म। क्या? इसीलिए खाना ऐसे खाया। सब लड़की लोग कैसे खाना खाया? ऐसे एकदम यहाँ से उठाए के ऐसे करके एकदम खा, ताकि लिपस्टिक का कोई दबाव ना पड़े, इधर उधर ना हो ना। मैं तो सबसे ज्यादा लास्ट पे मुंह धोने की तो बातें नहीं है। खाने के बाद तो मुंह धोती ही नहीं। हाँ बस खत्म। इतने में उसी में मिलेगा तो हर रोज थोड़े हो कमजोर हो जाएगी। ऐसी नहीं है कमजोरी सब। बारात में जाना है तो कम में खाना है, वो भी धीरे धीरे, ताकि लिपस्टिक का कोई पोस्टमार्टम न हो सके। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ तो इन लोग खत्म वहीं से भरे। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार दो प्रकार के। तो पहला हम देखें कि इसके दो प्रकार। एक हुआ भौतिक अधिशोषण
भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण देखें। अब ये नाम से ही पता चल रहा है रासायनिक अधिशोषण। उसके पहले एक बात समझ लो कि अवशोषण जो है क्या लगातार हो सकता है कि कभी बंद भी होगा। मान लो कार पर धूल पड़ रहा हो तो एक सीमा तक पड़ेगा कि हमेशा पड़ते रहेगा। लेयर बाय लेयर बनते रहेगा, बनेगा ना, लेयर बाय लेयर होते रहेगा। लेकिन एक समय आएगा जिस पर वो काम करना बंद कर देगा। अब उस पर आप कितनों धूल पड़ते रही पड़ेगा, वो उड़ जाएगा, उसी पर से उड़ जाएगा, उससे भी उड़ना शुरू हो जाएगा। ये कब होगा? जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा। जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा, स्वतः प्रक्रिया के लिए हमको डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। वो निगेटिव यदि पॉजिटिव में बदल जाए, मतलब जैसे ही 0 होगा वो साम्य अवस्था, अब अधिशोषण क्या हो जाएगी? अब अधिशोषण बंद हो जाएगा। अब यहाँ अधिशोषण देखो भौतिक है और एक रासायनिक। ये जब भौतिक और अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये भौतिक है, इसका मतलब इनमें जो बल लगेगा वो एक कमजोर बल लगेगा। क्या लगेगा? कमजोर बल। कमजोर बल लगेगा तो कमजोर बल का नाम क्या होता है? वान डर वाल। तो इसमें वान डर वाल, इसमें क्या होगा? वान डर वाल बल लगेगा। वान डर वाल बल लगता है, वान डर वाल बल लगता है। और ये जो भौतिक अधिशोषण है वो बहु परत है, मल्टी लेयर होता है, बहु परत होता है। यह क्या होता है? बहु परत होता है, बहु परत होता है। अनेकों परत बनते जाएंगे। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। कितना? 20 किलो जूल से लगभग 40 किलो जूल, 20 किलो जूल से 40 किलो जूल तक लगता है। बहुत कम ऊर्जा है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, क्या इसमें ताप बहुत ज्यादा जरूरी है? यहाँ ताप बढ़ेगा तो भौतिक अधिशोषण कम हो जाते हैं। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। ताप बढ़ेगा तो यहाँ भौतिक अधिशोषण कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा अनुभव किया होगा धूल कब पड़ता है? सबसे ज्यादा अधिशोष्य पदार्थ पर या तो नमी की मात्रा होनी चाहिए, तब जो धूल पड़ेगा वो जल्दी चिपक जाएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जैसे अभी देखो गर्मी के दिनों में कम होता है, कम गाड़ी पर धूल करना पड़ेगा। लेकिन यही थोड़ा बरसात हो गया तो देखो ज्यादा चिपकेगा उस पर। समझ गया ना? बहुत टेम्परेचर हो तो धूल आया और वैसे ही पार हो जाएगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाता है। क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तो अधिशोषण कम, बढ़ने पर अधिशोषण कम हो जाता है। ताप जैसी घटेगा तो अधिशोषण ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी कल बरसात हुई तो देखो पूरे एक परत बैठ जाएगा गाड़ी पर,
पूरा चिपक जाएगा जल्दी जल्दी, वो छूटेगा भी नहीं जल्दी। और गर्मी एकदम है, पूरा टेम्परेचर है, तो धूल आया भी तो तापमान यदि बढ़ा रहे हो तो भौतिक अधिशोषण कम होगा, भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, इसमें वान डेर वाल्स बल लगता है। इसमें क्या होगा, इसमें आयनिक बंध, रासायनिक बंध लगता है, इसमें रासायनिक बंध लगता है। इसमें क्या होगा, रासायनिक बंध लगेगा। रासायनिक बंध मतलब आयनिक या सहसंयोजी होगा, सहसंयोजी होगा, सहसंयोजी बंध होता है वाला। दूसरा पॉइंट है कि ये एकल परत होता है या एकल परत होता है, यह एकल परत होता है, एक ही परत बनाता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता 40 से लगभग 30 से 240 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता 30 से 240 किलो जूल होगा। और इसमें ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। इसमें ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। चलो थोड़ा सा अब थोड़ा सा उदाहरण की बात करते हैं। बढ़ता है रासायनिक अधिशोषण के उदाहरण क्या होंगे जब एकल परत है तो? रासायनिक बंध है मतलब इसमें आयनिक या सहसंयोजी बंध लगेगा। कौन सा? मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, 2Mg बनता है। ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक परत बन जाता है। पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ किया जाता है 10th क्लास में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बैठ जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग हम बर्तन के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम जैसी एटमॉस्फेयर में आता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बना लेता है। 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 एल्युमिनियम हो जाएगा, ये 6 हो गया। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। और यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होगा? परत बना लेता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, ऑक्साइड। उसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे निकेल है और हाइड्रोजन है, एक परत बना लेता है। निकेल हाइड्रोजन चिपक जाते हैं। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया से नहीं दिखाएंगे इसको, लेकिन निकेल हाइड्रोजन पर जाकर के क्या होगा? चिपक जाएगा। यहाँ पर उदाहरण क्या होगा? यहाँ उदाहरण बताओ, यहाँ उदाहरण क्या होगा? पहला बहुपरत होता है। कार पर धूल पड़ना, लिखेंगे ना, कार पर धूल पड़ना, धूल पड़ना। रासायनिक अधिशोषण का एक दूसरा नाम है रसो अवशोषण भी कहते हैं इसको, ध्यान देना। रसो अवशोषण, रसो अवशोषण।